हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं मनदीप गौतम टारगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने सेट नंबर 1 की जीके की पहली क्लास कंप्लीट कर ली है। तो अब हम सेट नंबर 1 की जीएस की क्लास लेकर चलते हैं। तो जीएस में आपका पहला क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस कितने सेल्सियस के बराबर होगा। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना होता है और आप सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 32 को कराया कन्वर्ट, 40 को भी करा सकते हैं, 80 को भी, 90 को भी करा सकते हैं कन्वर्ट। तो देखो, इसमें फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है, कितना है 32 डिग्री, और सेल्सियस में आपसे पूछ लिया है कितने डिग्री होगा। तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, C/5 F -32/9। यदि आपको F का मान दे, C का मान पूछ ले, तो F का मान रख के C का मान निकाल सकते हो। या कहीं पर C का मान दे और F का मान पूछा जाए आप लोगों से, तो C का मान रखकर F का मान निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन है, इसमें F का मान दिया गया है और C का मान आपसे पूछा गया है। तो रखते हैं वैल्यू, F की वैल्यू क्या है 32 और बटे 9, तो C/5 तो क्या हो जाएगा, 32 में से 32 लेस हुआ 0/9। तो आगे चलते हैं, 0/9 का मान क्या होता है 0, 0 का मान क्या होता है 0। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बटे 1 ले लो, तो इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो C के 1 में गुणा C और F5 की 0 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा वैल्यू C की 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी 0। तो आपसे अन्य भी कन्वर्ट करा सकते हैं, 40, 45, 50 इस तरीके से। तो आप इस फॉर्मूले को याद करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी ऐसी है जो मानव की टांग में पाई जाती है। तो देखते हैं हम, जैसे हमारा हाथ है, तो हाथ में जो कंधा होता है, तो कंधे में एक हड्डी का जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमेरस। फिर इसके बाद कोहनी होती है, और कोहनी के बाद 2 हड्डी का जॉइंट होता है हाथ में। एक हड्डी रेडिस और दूसरी हड्डी होती है अल्ना। फिर आपको पता होगा गट्टा होता है, उंगलियां होती हैं, तो ये हाथ की अस्थियां हैं, ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस। लेकिन जो फीमर है, ये फीमर मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, और मनुष्य की जांघ में पाए जाने वाली शरीर की सबसे लंबी अस्थि, शरीर की सबसे लंबी अस्थि भी यही है, अस्थि। तो क्वेश्चन ये भी कई बार आता है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, पत्तियां के कारण हरी होती हैं। सही बच्चों, पता होना चाहिए पत्तियां किस कारण हरी होती है। तो हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती है। यदि बात करें जाइलम, तो जाइलम एक पादप ऊतक है, पादप ऊतक है जाइलम, और पानी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण रहते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया में महत्वपूर्ण रहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया महत्वपूर्ण होते हैं, पानी, प्रकाश। तो सही आंसर क्या है इसका बच्चों, हरित लवक के कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 19। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो आंसर। तो निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय का मतलब होता है ऐसा स्रोत ऊर्जा का जो कभी नष्ट न हो।
ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कभी नष्ट न हो, अक्षय स्रोत कहलाता है। जैसे कोयला है तो आने वाले समय में कोयला खादानों से खत्म हो जाएगा और कोयला समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से, तो अक्षय स्रोत नहीं है कोयला। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी आने वाले समय में नष्ट होने वाला है और प्राकृतिक गैस भी आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक ऑप्शन है सी, हवा, जो आने वाले समय में नष्ट नहीं होगा, तो हवा ही ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तो क्या ऐसे ही सी ऑप्शन सही है, हवा? तो निश्चय का सी ऑप्शन सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लेकर, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्वेश्चन है मछली ब्लैंक दे दिया गया के द्वारा श्वसन करती है। तो मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो देख लेते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। जो त्वचा है, त्वचा से जो श्वसन करता है वो केंचुआ है, और जो फेफड़ों से श्वसन करता है आपको पता ही होगा, मनुष्य, पशु, पक्षी ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं। गलफड़े जिसको गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इनसे श्वसन करती है मछलियाँ। तो मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है? गलफड़े। मछलियाँ श्वसन करती है गलफड़ों से। तो बच्चों समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अब बच्चों एक चीज और याद रखियो यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी कहते हैं, बुझा चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी कहा जाता है। और सूत्र क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? CaOH का होल ट्वाइस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार में क्या असर होता है? देखो दो चीजें होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है दोनों चीजों को लेकर, एक तो द्रव्यमान और एक भार। तो बच्चों को याद रखना है द्रव्यमान होता है ये कहीं पर भी किसी स्थान पर भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, जो बदलता है वो क्या बदलता है? भार। जो बदलता रहता है वो भार बदलता रहता है। पृथ्वी पर जो भार है वो चंद्रमा पर जाकर घट जाता है। यदि पृथ्वी पर भार है 60, चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा पृथ्वी के भार का 1/6 कर देते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो भार है चंद्रमा पर जाकर क्या होता है? वो घट जाता है। पृथ्वी का भार घट जाता है चंद्रमा पर जाकर, कितना हो जाता है? 1/6 गुना। कई बार पूछ सकते हैं आप लोगों से कितना हो जाता है? 1/6 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा सही ऑप्शन बच्चों? बी होगा, घटेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 23। किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना बच्चों, और सही लगे तो वो भी बोल देना कमेंट्स बॉक्स में। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखते हैं। तो जो F है ये क्या होता है? फ्लोरीन। जो Fe है इसको आयरन बोलते हैं, यानी कि लोहा। आयोडीन, ये भी याद रखना है आप लोगों को। Al होता है एल्यूमिनियम। देखो F फ्लोरीन, Fe आयरन यानी कि लोहा, I आयोडीन, Al एल्यूमिनियम। तो क्या सही है बच्चों? अब तो सभी ऑप्शन का पता चल चुका है आप लोगों को। तो सही है ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है बच्चों? ऑप्शन बी सही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। तो देखते हैं। तो जैसे समुद्र को आप लोग, ये आपको पृथ्वी का धरातल
पृथ्वी का धरातल को, समुद्र को। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं समुद्र से तो वायु मंडलीय दाब घटता है। समुद्र से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि नीचे की ओर आए तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, बढ़ेगा। यदि हम पृथ्वी की सतह की बात करें तो इससे ऊपर भी जाते हैं तो घटता है। यदि नीचे आए तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। सही बच्चों को पता होना चाहिए भाई, जब ऊपर जाने पर घटता है तो नीचे आने पर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, चाहे समुद्र की सतह हो, चाहे धरातल हो पृथ्वी का, तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चों, कम होता जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत का सुचालक है। समझा क्वेश्चन बच्चों, कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें को बिजली प्रवाहित हो जाती है, बिजली चली जाती है। जैसे बात करते हैं कांच की, तो कांच में को बिजली चली जाती है बच्चों, नहीं जाती। कांच में कोई बिजली का प्रवाह नहीं होता। यदि कागज की बात करें तो बिजली का प्रवाह होता है, नहीं होता बच्चों। रबर में को नहीं होता बच्चों। यदि हम बात करें तांबा, तो तांबे में बिजली का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, और तांबा विद्युत का सुचालक है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या सही होगा, डी तांबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु घनत्व होता है। तो देखते हैं, जैसे हम कोई धातु ले तो धातु को गर्म करते हैं। एक धातु ली और धातु को हमने गर्म किया तो धातु का आयतन बढ़ता है। जैसे धातु यह थी, हमने गर्म किया तो गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, गर्म करने पर धातु थोड़ी सी आकार में बढ़ जाएगी, आकार में धातु बढ़ जाएगी। जब आयतन बढ़ता है, गर्म की तो आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने पर जो घनत्व होता है घटता है, घनत्व घटता है। यदि आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है। जैसे हम किसी धातु गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा अर्थात आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व घटेगा। आयतन घनत्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आयतन और घनत्व एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, गर्म करी हमने, आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो घनत्व घट गया। तो क्या है सही, डी सही ऑप्शन है। बी सही ऑप्शन है, सॉरी बच्चों, बी सही ऑप्शन है। और आगे चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 27। रबर की उत्पत्ति ब्लैंक दे दिया गया से होती है। तो बच्चों क्वेश्चन ही नॉर्मल सी है, जनरली हम इस क्वेश्चन को जानते हैं कि रबर पेड़ के दूध से बनती है। एक रबर का पेड़ होता है, उससे दूध निकाला जाता है, उससे बनाई जाती है रबर। तो रबर की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों, पेड़ से होती है। जनरली क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा। कंपास की सुई सदैव दिशा में रहती है, तो भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सही बच्चों को पता होगा। उत्तर दिशा में रहती है कंपास की सुई की दिशा। तो किसका आंसर क्या है, ए उत्तर दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो जो पेनिसिलिन है ये प्रथम एंटीबायोटिक है, प्रथम एंटीबायोटिक। और इसकी जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। एक आते हैं लुई पास्चर,
तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लुई पास्चर ने क्या किया था? तो याद रखना है, रेबीज के टीके खोज की थी। रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। और एक और काम किया था लुई पास्चर ने, दूध का पाश्चुरीकरण की एक प्रक्रिया दी थी। तो लुई पास्चर दो चीज संबंधित है, एक तो रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण। अब देखते हैं एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। चेचक का टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और एक है लुवेनहोक, तो पता होगा बैक्टीरिया खोज की थी लुवेनहोक ने। तो चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, जो प्रथम एंटीबायोटिक था। लुई पास्चर दूध का पाश्चुरीकरण, रेबीज की टीके खोज की एडवर्ड जेनर, चेचक की टीके खोज की लुवेनहोक, तो बैक्टीरिया की खोज की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 30। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो वो अयस्क वो चीज होती है, वो खनिज अयस्क होते हैं, वो खनिज अयस्क होते हैं जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और जिनसे धातु मिलती है। वो खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। वो खनिज जिनसे धातु प्राप्त होती है अयस्क कहलाते हैं। तो लोहा प्राप्त नहीं होता बॉक्साइट से। बॉक्साइट अयस्क है, इससे धातु प्राप्त होती है कोई ना कोई, तो लोहा इससे प्राप्त नहीं होता। तांबा, तो तांबा भी बॉक्साइट से प्राप्त नहीं होता। टीन बॉक्साइट से प्राप्त नहीं होता। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में सेट 1 की 3rd वीडियो में आपको मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो धन्यवाद।